जिंदाबाद। भांजे मंच पर विराजमान अरे मामा ही अच्छा है मामा। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता और सड़कों की सौगात मध्य प्रदेश को देने का काम जिनके पास है, आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, आपके लोकप्रिय नेता, मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री, जिनने कोरोना से मध्य प्रदेश को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, गोविंदपुरा की यशस्वी विधायक, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी साथीगण, सभी वरिष्ठ हमारे रहवासी संघों के और इस क्षेत्र के नागरिकगण, आज सुभाष जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले नेताजी के चरणों में प्रणाम। भारत माता के ऐसे अमर सपूत कि जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये बात सच है कि पहले वो कांग्रेस के सदस्य थे और लोकप्रिय इतने थे नेताजी कि जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, ये इतिहास में दर्ज है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बावजूद उसके भारी बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए जबलपुर में। त्रिपुरी कांग्रेस कहते हैं उसको। और जनता इतनी उत्साहित थी कि 52 तो हाथी मंगाए थे नेताजी के जुलूस के लिए। नेताजी अस्वस्थ हो गए, बहुत बुखार था। उसके बाद भी मंच पे आकर उन्होंने भाषण दिया था। उनको लगा कि अंग्रेज बड़े कुटिल हैं, चालाक हैं, वो केवल अहिंसा की भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि अंग्रेज देश को बांटने का काम कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तब नेताजी ने तय किया कि अंग्रेजों को अगर हिंदुस्तान की सरजमी से खदेड़ना है तो केवल अहिंसा से काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्रांति का शंखनाद किया और उस समय उन्होंने वो मंत्र दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हें। नेताजी ने ये कहा और उनके आह्वान पे चकित हो जाते हैं। हजारों पूर्व सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और आज मुझे कहते हुए गर्व है 23 जनवरी को, उनके जन्मदिन के दिन, कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पे हमला किया और अंडमान निकोबार हो चाहे मणिपुर हो, सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया तो नेताजी सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज ने भारत की सरजमी पे फहराया। आप कल्पना कर सकते, देश के बाहर निकल जाए, वहां सेना खड़ी कर लेना, और जब नेताजी को पैसे की जरूरत पड़ी
सेना के संचालन के लिए, आजाद हिंद फौज के लिए, और उन्हें आह्वान किया तो माताओं बहनों ने अपने जेवर और गहने निकाल निकाल के झोली में डाल दिए कि नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अद्भुत नेता, उनकी मृत्यु भी रहस्य बन गई, ढंग से खुलासा नहीं हो सका। कांग्रेस की सरकार ने सुभाष बाबू के साथ न्याय नहीं किया। आपको पता है मेरे बहनों और भाइयों, अंग्रेज बिना खदक ढाल के नहीं माने। जब उन्होंने देखा कि देश ने विद्रोह कर दिया है, आजाद हिंद फौज के हमारे सेनानियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था और देश में विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को लग गया कब हिंदुस्तान में बने रहना संभव नहीं है, तब उनने घुटने टेक के भारत को आजादी दी। और आजादी दिलाने में भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अविस्मरणीय योगदान है। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। और आजादी के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नेताजी के साथ न्याय नहीं किया, क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया। हमें पढ़ाया गया, हिंदुस्तान को आजादी महात्मा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। बापू हम सबके लिए वंदनीय है, उनके योगदान को दुनिया भूल नहीं सकती। महात्मा गांधी को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए राणा भक्तावर सिंह को, हम भूल गए टंट्या मामा को, हम भूल गए भीमा नायक को, हम भूल गए राजा रंगनाथ साहब को, शंकर साहब को, हम भूल गए राज बिहारी बोस को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए अमर शहीद ऊधम सिंह को, हम भूल गए लाल बाल की जोड़ी को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाक उल्लाह खान को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनकी लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। न्याय नहीं। और मुझे कहते हो गर्व है कि आजादी के बाद अगर क्रांतिकारियों के साथ न्याय किया, या तो अटल जी की सरकार ने किया या मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमने जितने अमर क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी स्मृति में स्मारक बनाने का काम किया है। आज ही जबलपुर में वो जेल जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखे गए थे, मैं पिछली बार गया था तब कह के आया था, इस जेल को उनकी स्मृति में, उनकी याद में इसको ऐसा बनाओ कि उनकी जितनी जरूरत के सामान थे वो सारे के सारे रखे हों। मैं खुद भी उस सामग्री को देख के आया था और हमने तय किया था कि जेल के इस हिस्से को नेताजी का स्मारक संग्रहालय बना दिया जाएगा। और आज मुझे कहते हो खुशी है, जबलपुर जेल का वो हिस्सा खोल दिया गया है जनता के लिए, तो वो दर्शन करें नेताजी कौन सी कोठरी में रहते, उस समय कौन कौन से चीजों का वो इस्तेमाल करते थे। नेताजी की स्मृति अमर रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से मनाने का ऐलान किया है। 23 जनवरी से 26 जनवरी। और इंडिया गेट पर भी अब नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी दिल्ली में। नेताजी सचमुच में उन्होंने जो योगदान दिया था, उस योगदान को ये प्रणाम है। और मैं आज आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके नेता विश्वास सारंगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं।
आज 23 जनवरी के दिन आपने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण यहां सामने करवाया। सचमुच में उनने तो सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन अगर वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता भी बांझ हो जाएगी। आपने वीर की पूजा की, भारत माता के सच्चे सपूत की पूजा की है, और इसलिए ये कार्यक्रम आज अविस्मरणीय बन गया है। हम नेताजी के सपनों का भारत बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, और वैसे ही मध्य प्रदेश बना रहे हैं। उसने गोपाल जी अभी बता रहे थे, विश्वास भाई ने भी जिक्र किया कि हमने पूरे भोपाल को, उस जमाने में क्या भोपाल था 2003 तक, एक नहीं अब दर्जनों फ्लाईओवर की सौगात दी जा रही है। ये रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। हम लोगों ने कभी कहा था फ्लाईओवर सिटी भोपाल, मेट्रो सिटी भोपाल, अब मेट्रो आप बनते हुए देख रहे हैं। आईटी सिटी भोपाल, हेरिटेज सिटी भोपाल, ग्रीन सिटी भोपाल, क्लीन सिटी भोपाल, भोपाल को नए स्वरूप में उभार के पूरे हिंदुस्तान में स्थापित करने का काम आपके सहयोग से किया गया। विश्वास जी भी बता रहे थे आप कि नरेला विधानसभा में भी अशोका गार्डन क्षेत्र हो, चाहे अलग अलग हमारे इलाके हो, कितने काम किए हैं, और अभी भी विश्वास की ललक गई नहीं है। उन्होंने एक और सूची मुझे दे दी, और मैं भी कह रहा हूं चिंता मत करो, अपनी तो सरकार है, विश्वास, जनता के विश्वास को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेगी। एक के बाद एक विकास के काम लगातार जारी रहेंगे, चाहे पीने के लिए नर्मदा जल का सवाल हो, स्वच्छ भोपाल बनाने का 2 अपील आज मैं जरूर करना चाहूंगा। एक, मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। देखो, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, बीमार इन्फेक्टेड तो बहुत हो रहे हैं, इन्फेक्शन कई को हो रहा है, लेकिन पहली और उसके बाद सबसे भयानक दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ था वो हम कभी भूल नहीं सकते। हमने कई अपनों को खो दिया, अस्पताल भर गए थे, पांव रखने की जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की हालत ऐसी हो गई थी कि रात रात भर हम जागते थे, रात रात भर, कि कैसे ऑक्सीजन का टैंकर आ जाए। लेकिन तीसरी लहर आने के बाद भी आज भी बड़ी संख्या में केस मिल रहे हैं। आप जानते हैं अकेले भोपाल में 2000 से ज्यादा। लेकिन राहत की बात यह है कि धन्य है मोदी जी, वैक्सीन हिंदुस्तान को दे दी, हमने वैक्सीन लगा दी, और एक एक आदमी को लगाने की कोशिश की है, ढूंढ ढूंढ के घर घर जाके लगा रहे हैं। यहाँ कलेक्टर, नगर निगम, कमिश्नर, बाकी अमला भी है। मैंने कहा कि कोई नहीं छूटना चाहिए। आपने सबने वैक्सीन लगवा ली कि नहीं? जिनने लगवाई हाथ उठाओ, कोई रह गया हो तो भैया उसको भी लगवा देना, क्योंकि यही वैक्सीन है जिसके कारण कोरोना हो तो रहा है, लेकिन वो लंग्स तक नहीं जा रहा, गले में ही अटक के सर्दी जुकाम और बुखार की तरह समाप्त हो जाता है। और 60 साल से ज्यादा उम्र जिनकी हो गई वो भी चिंता मत करना, तीसरा भी लगवा लो, चिंता काहे की, बूस्टर डोज भी लगवा, काहे को कोरोना को हमला करने दे। ये वैक्सीन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो वैक्सीन से शरीर लड़ लड़ा के उसको, वायरस को वही खत्म कर देता है। और इसलिए 60 साल से ज्यादा उम्र वाले, जिनको दूसरी भी कोई बीमारी, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, और कोई बीमारी हार्ट की हो, किडनी की हो, भैया जरूर लगवा लेना, कोई संकोच की बात नहीं, लगवाओ। और अब बच्चे 15 से लेकर 17 साल के क्या सब मिल गए कि थोड़े मिल नहीं रहे थे, या ढूंढो कहाँ है, लगाओ भैया सबको। ये कलेक्टर कमिश्नर को भी रोज मैं खिंचाई करता हूँ, कितनी लगी बताओ, कौन कौन रह गए, सबको लगवाना। तो अभी 15 से 17 के साल के बच्चों को भी लग रही, 18 से ऊपर लगी गई। इसी के कारण कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन मास्क भी लगाए रखना। अब हमने देखा कि कुर्सी तो दूर दूर लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठे हैं, लेकिन कई बार जरा जोश में लोग मानते नहीं, मामा एक सेल्फी हो जाए। अच्छा, मैं पुलिस को तो दूर कर देता हूँ, भाई बीच में मत आओ, तो मामा दुबला पतला, तो नौजवान की पकड़ के खींच लेते, मामा सेल्फी हो जाए। लेकिन कोरोना तक थोड़ी सावधानी रखना है। अभी मैं बसा करके छोटा सा गांव था, सागर जिले के केसली ब्लॉक का भाग भी आ रहा हूं। भाभी, माताएं, बहनें सचमुच में जागरूक बहुत है,
लेकिन भैया का लाड़ प्यार इतना है कि वो फिर मास्क भूल जाती है। तो वहां भी मैं हाथ जोड़ के आऊँ कि बहन मास्क तो लगाओ कम से कम, ये जरूरी है। तो मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें कोरोना से मुकाबले के लिए। एक दूसरी मैं प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ, ये भोपाल स्वच्छता के मामले में भाई थोड़ा पिछड़ रहा है। बताओ अपना शहर गंदा रहना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? मैं आपसे अपील करता हूं, अपना नरेला विधानसभा क्षेत्र को भी हम स्वच्छता के मामले में अव्वल दर्जे पर लेके आएंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो उसमें भी सब रहवासी संघों का सहयोग चाहिए। और तीसरी बात भैया, हम सड़क तो बनाएंगे, पुल पुलियां बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, लेकिन गरीबों की जिंदगी भी बनाएंगे रे, उनकी जिंदगी भी बदलेंगे। एक दिन में बहुत ठंड थी, तो हमने कहा जरा शहर के हाल देखने निकल पड़ते हैं। गए पहले सुल्तानिया के पास रैन बसेरा में, फिर और एक हमीदी अस्पताल के वहां गए। फिर मैंने कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर से कहा कि नहीं जरा रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कहीं कोई बाहर तो नहीं सो रहा। एक दिन में बहुत ठंड थी, तो हमने कहा जरा शहर के हाल देखने निकल पड़ते हैं। तो हम गए पहले सुल्तानिया अस्पताल के पास रैन बसेरा में, फिर और एक हमीदी अस्पताल के वहां गए। फिर मैंने कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर से कहा कि नहीं जरा रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कहीं कोई बाहर तो नहीं सो रहा, बस स्टैंड पर देखते हैं वहां तो नहीं सो रहा। हमको कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हुए मिले। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने तुरंत निर्णय दिया, काहे की सरकार अगर गरीबों को सोने के लिए रैन बसेरा ना बना सके तो काहे की सरकार। मैंने तुरंत निर्णय दिए, अस्थायी रैन बसेरा बनकर तैयार हो गया। और अब अंदर लोग अगर रेलवे स्टेशन से जाना रात काटनी तो इतनी सर्दी में बाहर काय करें, नहीं खाएगा मामा कहने के लिए थोड़ी है। और इसलिए मैंने कहा कोई बाहर नहीं सोएगा, एक नहीं 10 रैन बसेरे बनाना पड़े तो बनाओ। हम अभी दीनदयाल रसोई केंद्र चला रहे हैं कुछ, लेकिन अब मुझे लगा कई मजदूर बेचारे बाहर से आते हैं, अब खून पसीना एक करते हैं, मजदूरी करते हैं, और होटल में खाएं तो पूरी मजदूरी वहीं चली जाए। और इसलिए हमने दीनदयाल रसोई केंद्र खोले, लेकिन वो अभी एक कुछ व्यवस्था ऐसी करो कि चलती फिरती रसोई बन जाए, गाड़ी में ही रसोई रहे, और जहां गरीब मिले गरीब को 10 रुपया में भोजन भर पेट करवा दे। ठीक है कि नहीं बताओ? अरे ठीक है कि नहीं? काहे के लिए इतना बजट धर के बैठे हैं भाई? और ये कमिश्नर नगर निगम भी आ जाए भाई, ये शुरू होना चाहिए। पैसे की दिक्कत तो नहीं है? अरे जोर से बता दें, कलेक्टर भी खड़े हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए चलने वाली गाड़ी जिसमें भोजन रहे, जहां मजदूर देखे खिलाओ भैया लोग, काहे की दिक्कत यार, अपनी तो सरकार है, तो गरीबों को भरपेट भोजन होना चाहिए। और वो जो राशन है 1 रुपया किलो, 1 रुपया में 10 किलो मिल रहा है ना अभी। 5 मोदी जी निःशुल्क भेज रहे हैं गरीब कल्याण योजना का, 5 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भैया? तो वो जरा ढंग से मिलता है। गरीब के घर चूल्हा जलना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और दूसरी बात और सुन लो, अभी हमने रोजगार मेला लगाना शुरू किया। स्वरोजगार मतलब गरीब काम धंधा करना चाहता है ईमानदारी से। हमने स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई और उसमें तय किया कि जो गरीब हाथ ठेला वाला है, सड़क पे फल सब्जी बेच रहा है, छोटा मोटा व्यवसाय करके अपनी दुकान चला रहा है, तो उसके पास पैसे कोरोना में नहीं होते थे, तो वो बड़े सूदखोर से कर्जा लेता था और ब्याज इतना कि चुका के ही मर जाता था। हमने तय किया कि ऐसे लोगों को 10,000 रुपया बिना ब्याज के मिलना चाहिए। अभी तक 33,000 लोगों को दिया जा चुका है भोपाल में। आगे जिनको जरूरत पड़े उनको स्ट्रीट वेंडर का ये 10,000 रुपया बिना ब्याज का देना है, ताकि लोग कमाए खाएं। ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि रोजी रोटी चलनी चाहिए। मेरी बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बहनों से भी अनुरोध करता हूं, अब शहरी आजीविका मिशन हमने बनाया है। अभी 4,500
सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए हैं बहनों के भोपाल में। एक में 10-10 बहनें हैं, उनको रोजगार के लिए लोन दिलवा के बहनें इतने अच्छे हैं, जैसे अब जरदोजी का काम भोपाल में खूब होता है, इतनी तरह की चीजें बहनें बना रही है। देखो मेरी हसरत है, मेरी इच्छा है कि एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना तो हो जानी चाहिए घर का काम करते करते। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत इनको लोन देके और इनकी रोजी रोटी चलवाना है। तो वो भी लगभग हमारी कोशिश है कि 50,000 बहनों को लाभान्वित करें। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हमने रोजगार दिवस के रूप में मनाया था और तय किया था कि हम बैंकों से बात करके स्वरोजगार के लिए लोन नौजवानों को भी दिलवाएं और बाकी भाई बहनों को भी दिलवाएं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 34,000 लोगों को उस दिन स्वरोजगार के लिए लोन मिला था। और सुनो रे मेरे बच्चों, महीने में एक दिन रोजगार दिवस मनाया जाएगा। अब वो मनेगा 25 फरवरी के दिन। 25 फरवरी को फिर मैं अपने बच्चों को स्वरोजगार की योजना, अपना काम धंधा चालू करने के लिए फिर हम ये पैसा बैंकों से दिलवाने का काम करेंगे ताकि रोजी रोटी की गाड़ी चलती जाए। मेरे बच्चों, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, तेजी से उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं जानता हूं भोपाल के बच्चों के हाथ में गुण है, कला है, अगर काम उन्हें ढंग से सिखा दिया जाए तो ये बच्चे मेरे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क में उनको ट्रेनिंग दिलवा के फिर या तो वो अपना काम शुरू करे या फिर उनको कहीं भी काम मिल जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बाकी भी हम आईटी और बाकी सेक्टर में अभी पिछले महीने रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाने का फैसला यहाँ पे हुआ है, जिसमें 4,000 बहनों को रोजगार मिलेगा। तो धीरे धीरे कल कारखाने लगा के भी हम रोजगार देने का काम हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को देने का काम करेंगे। और एक योजना और, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। आयुष्मान कार्ड भाई देखो, कोई रह तो भोपाल में, कोई रह तो नहीं क्या करे, ये भी अभियान चलाते। आयुष्मान कार्ड देखो, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती। सस्ता राशन रोटी मकान के लिए आवास योजना है देखो, लेकिन बीमार हो जाए तो इलाज। कोरोना में भी हमने कोशिश की कि ढंग से गरीबों का, मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज हो जाए। अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भगवान ना करे कोई कभी बीमार हो, लेकिन जिनके पास कार्ड है अगर प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती हुए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज उनको फ्री में करवा के दिया जाएगा। पैसे का इंतजाम केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार मिलके करेगी ताकि लोगों की जिंदगी बदले, लोगों की जिंदगी बदले। दुख में सरकार साथ खड़ी हो तो सरकार है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैंने आपसे कहा, एक तरफ पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल ये सब बना रहे हैं, दूसरी तरफ जिंदगी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम और जो विश्वास कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने विश्वास को दिया था। देखो भैया, गरीब के बच्चों में भी बुद्धि तो होती है, होती कि नहीं होती? अरे बताओ ना, होती कि नहीं? पढ़ाई लिखाई में पीछे काहे को रह जाते हैं? क्योंकि अच्छा स्कूल में पढ़ने नहीं मिलता। तो अब हम मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल मतलब प्राइवेट से बढ़िया स्कूल बनाएंगे। वहाँ लाइब्रेरी होगी, वहाँ प्रयोगशाला होगी, वहाँ खेल का मैदान होगा, वहाँ पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक होंगे, वहाँ स्मार्ट क्लास होगी ताकि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ सके, उनके बच्चे भी पढ़। और एक बात और सुनो मेरे भैया, कुछ लोगों ने षड्यंत्र सा किया अपने यहाँ। अंग्रेजी मेडिकल की पढ़ाई बोले अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब अपन तो हिंदी में पैदा हुए, बताओ अंग्रेजी कहां से बोल रहे हैं? तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के चले जाते हैं गिटर बिटर।
गांव में कहते हैं ना मासी टीटी घर तो करिया पीटी, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही हम। तो अब क्या करें? तो हमने तय किया कि अब मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाए और हमारे सब रह जाए बेचारे। और इसलिए दास के विश्वास ये इस साल मेडिकल की पढ़ाई की हिंदी में पाठ्यक्रम बन के तैयार हो जाए, ताकि गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और आगे बढ़ पाए। और नई दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए काम कर रही है। हम खूब विकास भी करेंगे और जनता का कल्याण भी करेंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था भी करेंगे। हर दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होके संकट से निकाल के भी ले जाएंगे। आओ मिलकर अपना अच्छा मध्य प्रदेश, अच्छा भोपाल, अच्छा नरेला और अच्छा अशोका गार्डन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आदरणीय देवी सज्जनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी